नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अभी तक जो हमने पंचायती राज के संदर्भ में चर्चा किया, जो कि महत्वपूर्ण रहा, और आगे इसे हम बढ़ाते हैं तो हमने जो है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की कि किस तरह से विभिन्न समितियों के द्वारा विभिन्न तरह के रिपोर्ट दिए गए और उन रिपोर्टों की कुछ बातों को स्वीकार किया गया और कुछ बातों को आज भी उसे स्वीकार नहीं किया गया है। सॉरी। तो इस बात को याद रखे रहिएगा सभी लोग कि आज जो है पंचायती राज को जो है कि एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और देश में आप सभी को बता देना चाहते हैं कि देश में 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन को भाग 9 में शामिल किया गया। और अनुसूची के रूप में देखेंगे तो 11वीं अनुसूची है, याद रखे रहिएगा सभी लोग। 11वीं अनुसूची है 9। और अनुच्छेद आप सभी लोग को कल ही बताया गया था कि अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक याद रखे रहिएगा इसको, 243 ओ तक। तो देखिएगा, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है हमारे देश में, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की चर्चा कल करेंगे, उसके क्या क्या प्रावधान है, लेकिन मोटा मोटी इसको समझ लेते हैं हम लोग तो आसानी होगी। कि जैसे हमने इधर जो है कि कुछ महत्वपूर्ण जो है कि अनुच्छेदों का उल्लेख कर दिया है और इसका हम जिक्र भी करेंगे और इससे हम समझ पाएंगे आसानी से कि किस तरह से हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। तो सबसे पहले हम आप सभी लोग को बता देना चाहेंगे कि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो लागू किया गया 24 अप्रैल, ये कल हम बताए थे आप सभी लोग को, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। लेकिन आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो लागू किया गया पूरे भारत में, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि वह अपने राज्य में किस आधार पर, किस स्तर की और क्या कौन कौन सी शक्तियां उन्हें देगा, ये राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया। बात को समझिएगा, राज्य विधानमंडल सभी लोग समझे रहिएगा। मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप मोटा मोटी जो है कि राज्य व्यवस्था जानते हैं। अब अगर आपसे पूछ दिया राज्य विधानमंडल क्या है, अगर हम इधर बोल रहे हैं तो राज्य विधानमंडल का मतलब केवल राज्य का विधानसभा नहीं होता है, बल्कि विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है और वहाँ के राज्यपाल सभी लोग मिल करके। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो केंद्र स्तर पे संसद आपको दिखाई देता है, राज्य स्तर पे आपको दिखाई देगा राज्य विधानमंडल। इसको भी आप संसद मान लीजिए कि राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। लेकिन जिस हम स्थानीय इकाई के विकास की बात किए, माने विकेंद्रीकरण की जो बात हमने किया है, तो विकेंद्रीकरण जो है कि स्थानीय इकाई के रूप में है जरूर, लेकिन यह संसद के रूप में अभी नहीं है। यह कानून नहीं बना सकती है। इसको जो भी राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी अधिनियम, पंचायती राज विधि अधिनियम के द्वारा जो भी 29 विषयों में जो भी अधिकार और दायित्व शक्तियां दी जाएंगी, उसी के तहत वह काम करेगा। इस बात को याद रखे रहिएगा सभी लोग। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ पूरे देश में, और पूरे देश में अलग अलग जो है कि समय पर इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग नमूनों पर लागू किया गया। जैसे अब चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 243 में क्या कहा गया है, परिभाषा दी गई। परिभाषाएं हैं किसके संदर्भ में, जिला पंचायत के संदर्भ में, क्षेत्र पंचायत के संदर्भ में और ग्राम सभा के संदर्भ में, ग्राम पंचायत के संदर्भ में। तीनों को जो है कि ये अनुदृष्ट किया गया है कि ये कौन सा जिला पंचायत क्षेत्र होगा और कौन सा जो है कि क्षेत्र पंचायत होगा और ग्राम पंचायत किस तरह से होगी। ये सारी बातें जो है 243 में दिया गया है। भाग 9 अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, किसके तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल 1993 को अनुच्छेद 243
243A और 243O तक है ये याद रखे रहिएगा। यानी कि क से अगर क भी लेंगे तो क से लेकर जो है कि अण तक। तो अगर हम चर्चा करें ग्राम सभा क्या होता है, तो सभी लोगों को बता देना चाहेंगे। अब बारी बारी से समझते चले जाइएगा सभी लोग, क्योंकि यहीं से अब आप सभी को समझना भी है और याद भी करना है। तथ्यों के साथ साथ सारी चीज़ों को समझना भी है और याद भी करना है। देखिए बता देते हैं आप लोग को। ग्राम सभा एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ग्राम सभा किसको बोलेंगे? ग्राम सभा का मतलब है कि जो भी क्षेत्र है, मतलब ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया, लगभग 1000 जनसंख्या पर निर्धारित होता है। मतलब जनरली जो है कि किसी भी जिले में बराबर बराबर 1000, हालांकि ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको ज़्यादा मिलेगा, कभी कहीं कम मिलेगा, लेकिन यथासंभव ये किया जाता है कि 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम सभा का गठन किया जाना चाहिए। 1000 जनसंख्या पर, ध्यान दीजिएगा, 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा का मतलब यह है कि उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है, 18 वर्ष से अधिक हो गई है, 18 वर्ष से अधिक हो गई है, और वो पंजीकृत मतदाता है। अब बात को समझिएगा आप लोग कि मतदाता सूची में जिनका नाम है और 18 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं, ये सभी को मिलाकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है, जिसका कि उल्लेख 243A में ग्राम सभा के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि ग्राम सभा का गठन, आप सभी लोग याद रखे रहिएगा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर होता है। ग्राम सभा जो होगी वह 18 वर्ष से अधिक और जो पंजीकृत मतदाता हैं उन्हीं को मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन होता है, और इसी ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का गठन होता है, इस बात को याद रखे रहिएगा, ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत में क्या होता है? एक प्रधान होता है जो जनता के द्वारा यानी कि उस ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। और ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस ग्राम पंचायत का जो गठन होगा, इसमें एक प्रधान होगा जो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, एक प्रधान होगा, और सदस्यों को ग्राम सभा के सदस्यों, जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, याद रखिएगा, जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा, और उन्हीं सदस्यों के द्वारा एक उप प्रधान का भी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक उप प्रधान का किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। अब सदस्यों की संख्या 11, हालांकि 11 निर्धारित की जाती है, लेकिन आप सभी लोग को पहले ही हम बता दिए कि भले से ही ये कहा जाता है कि जिले में लगभग ग्राम सभा का आकार 1000 की होनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे तो कहीं पर 1000 होगा, तो कहीं पर 1000 से ज़्यादा 2000 तक है, कहीं पर 2000 से ज़्यादा 3000 तक है, और 3000 से ज़्यादा जो है, आप सभी लोग अब बता दें कितने सदस्य होने चाहिए उसमें। अगर ये हम बात कर रहे हैं पंचायतों के गठन की बात कि किस तरह से गठन होता है, तो ग्राम पंचायत का जो अगर हम बात करें कि सदस्यों का, तो अगर ग्राम सभा की जनसंख्या 1000 है, तो यहाँ पर 9 सदस्य होंगे। देखिए, हम पहले ही बता दिए कि लगभग 11 सदस्य होने चाहिए, लेकिन 1000 की जनसंख्या है तो 9 सदस्यों द्वारा भी हो जाता है। अगर ग्राम सभा की जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच में है, तो सदस्यों की संख्या 9 के स्थान पर 11 सदस्य हो जाएंगे, सदस्यों की संख्या 11 हो जाएगी। और 2000 से 3000 के बीच में है,
जनसंख्या, ग्राम सभा की जनसंख्या, जो ग्राम सभा का आकार है, अगर इतने के बीच है तो सदस्यों की संख्या 13 हो जाएगी। सदस्यों की संख्या 13 हो जाएगी। अगर 3000 से अधिक है, 3000 से अधिक है जनसंख्या, तो सदस्यों की संख्या 15 तक हो जाएगी। सदस्यों की संख्या 15 तक हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। फिर से आप सुनिएगा यहां पर कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसे आप सभी लोग को जानकारी के लिए बता दें कि मूल संविधान में केवल और केवल 8 अनुसूची रही, लेकिन समय समय के मतलब पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जो है कि 10वीं अनुसूची जो आपका दल बदल का है वह 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको पंचायती राज को जोड़ा गया, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की बात की गई है, इसके गठन की बात की गई है। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 243 ए से लेकर 243 ओ तक, यानी कि क से लेकर अड़ तक। हम बात कर रहे हैं 243 में किसका उल्लेख किया गया? परिभाषा। किस चीज की परिभाषा? कि जिला पंचायत क्षेत्र कैसा होगा, क्षेत्र पंचायत कैसा होगा, आपका ग्राम सभा ग्राम पंचायत कैसी होगी, तो ये सारी चीजों का इसमें परिभाषा दी गई है। 243 ए में ग्राम सभा, तो ग्राम सभा की ही हम चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ग्राम सभा का गठन तब किया जाएगा जब मतलब ग्राम सभा उसको कहा जाएगा जब 18 वर्ष से अधिक के लोग हों और मतदाता सूची में उनका नाम हो, मतलब पंजीकृत मतदाता हो, उन्हीं को मिलाकर ग्राम सभा का गठन होता है। ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को लोग एक ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत में प्रधान होगा, उप प्रधान होगा और सदस्य होंगे। तो प्रधान कौन होगा? प्रधान इस ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा वो निर्वाचित होंगे, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। और उप प्रधान कैसे होगा? जो सदस्य हैं, निर्वाचित हैं, जो ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं सदस्यों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा उप प्रधान को निर्वाचित किया जाएगा। अच्छा, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब उप प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। अगर हम ग्राम सभा की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो अगर 1000 की जनसंख्या है तो 9 सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या जो है ग्राम पंचायत के गठन में, और 1000 से 2000 के बीच में है तो 11 सदस्य होंगे, और 2000 से 3000 के बीच में उसकी जनसंख्या है तो 13 सदस्य होंगे, और 3000 से यदि अधिक है तो 15 सदस्य होंगे। इस बात को याद रखे रहिएगा, इतना आप सभी लोग लिख लीजिएगा। तो देखिएगा आगे चलते हैं हम लोग। तो ग्राम सभा सभी लोग समझ गए, ग्राम सभा सभी लोग समझ गए, ग्राम पंचायत सभी लोग समझ गए। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? प्रधान होगा। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? प्रधान होगा। इसको याद रखे रहिएगा। तो ये तो गठन हो गया, ये गठन हो गया आपका। देखिए आप लेखपाल बनने जा रहे हैं, कम से कम ग्रामीण क्षेत्र को समझिए आप। हम कल जैसे बताए थे ग्रामीण क्षेत्र 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र कौन सा होगा, तो आप सभी लोग को बता दिए थे कि जिसकी जनसंख्या 5000 हो, जनघनत्व 400 से अधिक ना हो, माने 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक ना हो, जहाँ के पुरुष जो मतलब कामकाजी लोग हैं वो 25% कम से कम कृषि से संलिप्त हो, तो उसका विकास समझेंगे। विकास से पहले हम लोग पंचायती राज को समझेंगे, पंचायती राज को समझ जाएंगे तब आगे विकास किस किस तरह से। आप सभी लोग को एक चीज़ और बता दें कि पंचायती राज के अंतर्गत जो हमारा राज्य विधानमंडल, मतलब उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल के द्वारा 29 विषयों में, मतलब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत के अधिकार, शक्तियां, इन सब के अंतर्गत 29 विषय निर्धारित किया गया है, संसद के द्वारा जो संशोधन किया गया है। लेकिन अब ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि उस 29 विषय में कितना आपको दिया जाता है, यानी ग्राम पंचायत को अधिकार के तहत कितना दिया जाता है, वह राज्य विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है। वह उस प्रयोजन को ध्यान में रखकर अधिसूचना जारी कर सकता है। तो देखिएगा, तो ये सारी चीजें मतलब एक तरह से जिस गांधी जी ने जिस ग्राम स्वराज की बात की थी, उन्होंने कहा कि भारत जो है गांव में बसता है, ये सारी बातें जो उन्होंने ग्राम के संदर्भ में बहुत ज़्यादा जोर उन्होंने दिया है। अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत से ऐसे ग्राम सभा हैं
जो ग्राम पंचायतें हैं उनको पूरा 29 विषयों के अंतर्गत पूरा नहीं दिया गया है। आप उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए तो उत्तर प्रदेश में 29 के तहत 14-16 के बीच में दिया गया है। तो ये जो चीज है कि माने अभी भी हमारी ग्राम पंचायत ताकतवर नहीं है, बस क्या ऊपर से देखती रहती है कि ऊपर से जो पैसा मिले, और उसके बाद तो आप लोग जानते ही है कि किस तरह से जुगाड़ फुगाड़ करके जो है कि काम आगे बढ़ता है। तो ऊपर से पैसा का इंतजार होता है, इधर काम चलता रहता है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत दिखा दिया जाता है कि वो तरीका अलग अलग होता है, सब जुगाड़ यहाँ चलता है, भारत में सब कुछ जुगाड़ चलता है। और यही कारण है कि अगर हम बता दें आपको कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर पंचायत बहुत बेहतर काम कर रही है। अगर हमारे यहाँ देश में अगर ग्रेडिंग की बात की जाए, ग्रेडिंग की कौन सी अच्छी है कौन सी, तो मतलब टॉप पे कोई आपको देखने को नहीं मिलेगी। सब वही जो है कि कहीं कहीं तो बहुत खराब स्थिति है। आप लोग सुने होंगे कि मनरेगा के तहत घोटाला हो गया, फला हो गया, मतलब बराबर जो है ये लोग जो आप लोग को मुर्गा दारू सब पिला करके वोट ले लेते हैं, बाद में अपना काम ही चालू रखते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई रुचि लेता नहीं। वो तब तक चालू रहता है जब तक जो है कि चुनाव जब रहता है तो प्रधान जी और तमाम लोग आपके बहुत बड़े हितैषी होंगे और तमाम होंगे। ये तब अगर अधिकार ये मिल जाता कि ये लोग जो है कि हम ही लोगों से टैक्स लेते किसी भी तरीके से, तरीके का बहुत अलग अलग तरीका है, जैसे कि जल संरक्षण का हो, भूमि का संदर्भ हो, वहां से टैक्स यही लोग ले, और हम लोगों से जब टैक्स लेंगे तो हम लोग पूछेंगे कि कहाँ कहाँ खर्च किए हो, यहाँ पर उनकी जवाबदेही हो जाएगी। लेकिन ऐसे क्या है कि राज्य जो है कि उगाही करता है टैक्स का, और टैक्स उगाही करके फिर राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो सुझाव दिया जाता है उसी के अनुसार जो है कि पैसा आवंटित कर दिया जाता है, पैसा आ जाता है ग्राम सभा के लिए। अब ग्राम सभा में पैसा आ गया तो प्रधान जी, ग्राम पंचायत के जो प्रमुख जी प्रधान जी हैं और सेक्रेटरी साहब जो है कि अच्छी खासी सांठगांठ होगी, उनका भी काम होगा, उनका भी काम होगा, कुछ विकास भी काम चलेगा। हालांकि हमारे देश में विकास हुआ है, ऐसा नहीं है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अगर देखा जाए तो बहुत सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है। लेकिन अगर पैसा अगर विकास होता है, ये ध्यान रखे रहिएगा सभी लोग, तो अगर पूरे पैसे का अगर इस्तेमाल होता तो ग्राम जो सभा है उसका रूप रंग डिजाइन सब अलग होता है। इस बात को याद रखें। तो हम आइए इस पर चर्चा करते हैं। 243 सी की बात हमने किया कि पंचायतों का गठन कैसे होगा। अच्छा, पंचायतों का जो गठन होगा, माने जो ग्राम पंचायत, आप सभी लोग को बता दें, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ये कई बार पूछा जा चुका है, 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन मतदाता की आयु हम पहले बता चुके हैं 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जो ग्राम प्रधान होगा, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, वो किस स्तर पे होंगे? इस स्तर पे होंगे। दूसरी बात, इसकी संरचना हमने बताया। फिर अगला जो पंचायतों के गठन की बात है, जो तहसील स्तर की बात हो, एक तरह से कहा जाए ब्लॉक स्तर, तो ब्लॉक में कई गांवों का समूह होता है। तो जो क्षेत्र पंचायत होता है, यानी कि क्षेत्र पंचायत की जो बात कर रहे हैं, दूसरे जो द्वितीय स्तर पे है क्षेत्र पंचायत, आप सभी लोग को कल ही बताया गया था, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर वह द्विस्तरीय ही कर सकता है, मतलब द्विस्तरीय पंचायती राज ढांचे का विकास कर सकता है। और उससे ज्यादा यदि है तो त्रिस्तरीय होगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय 1961-62 से त्रिस्तरीय चालू हो गया है, लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत है वह जो है कि 22 अप्रैल 1994 से चालू हुआ। तो इसको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कल चर्चा करेंगे, पहले इसको खूब अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, क्षेत्र पंचायत अगर स्थानीय निकाय, मतलब एक स्वायत्त स्थानीय निकाय की बात की जाए, जो विकेंद्रीकरण की बात होती है, जो लोकतंत्र की बात होती है, तो लोकतंत्र कैसे, हम जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, मतलब सिर्फ वोट देने के लिए थोड़ा ना जनता बनी है, वह जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए कि हमारे लिए जो काम कर, मतलब जो हमारे हित में किया जा रहा है, कल्याणकारी काम किया जा रहा है, वो भी जाने, उसमें पार्टिसिपेट करें, तब वो समझ पाएंगे कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ से क्या कि आप सभी लोग को पहले भी बताया है कि बहुत बमुश्किल पूरे देश में अगर 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 5,000 के लगभग सांसद हैं, और उस 5,000 सांसदों के द्वारा बताइए केंद्र स्तर पे कैसे स्थानीय स्तर की समस्याओं को देख पाएंगे। इसीलिए गांधी जी देखिए कितने दूरदर्शी, कितने ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शुरुआत से ही कितने वो उसके पक्षधर थे। तो आज भी उनके विचारधारा की प्रासंगिकता आज ही नहीं रहेगी, भविष्य में भी रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए महान है गांधी जी, इसीलिए महान है। अब तो देखिए, तो क्षेत्र पंचायत की बात करेंगे हम, तो ये आपका जो द्विस्तरीय है क्षेत्र पंचायत,
क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है, पंचायत सदस्य जो होता है, यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, जिसको बीडीसी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, तो बीडीसी जिसको कहते हैं आप, बीडीसी जिसको कहते हैं, यह निर्वाचित होता है। और इन्हीं सदस्यों के द्वारा, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा ही प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक उप प्रमुख इनका भी चुनाव होता है। उप प्रमुख भी, इनका भी चुनाव होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। यहां पर इसको याद रखिए, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला देखते हैं, तीसरा जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत जो है, जिला पंचायत, यहां पर देखिएगा, जिला पंचायत में क्या होता है कि यहां के जो सदस्य, जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन जो होगा वह प्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन इसमें भी जो चेयरमैन, मतलब जिला पंचायत प्रमुख या जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष कह लीजिए आप, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। मतलब ये लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से। इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि जो हम पंचायतों के गठन की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर, यानी ग्राम सभा स्तर पे, ग्राम पंचायत के बारे में हमने बताया आप सभी लोग को कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? प्रधान होगा, उसी में एक उप प्रधान होगा। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाएगा, ये सभी लोग जान गए। कौन वोट देगा, कौन मतदान करेगा? ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, जो पंजीकृत मतदाता हैं, वो लोग वोट देंगे। क्षेत्र पंचायत, जिसको बीडीसी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, वो जान लीजिएगा कि वो जो बीडीसी होते हैं, उस बीडीसी तो प्रत्यक्ष रूप से जो है ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा वो होता है, क्योंकि लेकिन जो प्रमुख होते हैं, ब्लॉक प्रमुख जिसको आप बोलते हैं, ब्लॉक प्रमुख जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से, उप प्रमुख भी अप्रत्यक्ष रूप से। आप देखिए, यहाँ भी आप देखिए किस तरह से, मतलब पैसे का सांठ-गांठ कितना गजब होता है हमारे देश में। जैसे आपको बता दें कि थाईलैंड की मैं बात कर रहा हूँ या वियतनाम की बात कर रहा हूँ, उन देशों में पैसा जब दिया जाता है ग्राम पंचायत को, तो ये कहा जाता है कौन कौन सा आप काम करेंगे। यहाँ पर क्या है, पैसा ऊपर से राज्य वित्त आयोग के द्वारा भाई सुझाव दे दिया गया कि राज्य स्थानीय निकायों को अनुदान दिया जाना चाहिए, और जो टैक्स की उगाही राज्य के द्वारा किया गया है उसमें निश्चित हिस्सा ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए। अब ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, प्रधान जी लोग देखते रहते हैं, इधर काम करते रहेंगे, उधर देखते रहेंगे कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो पैसा आया, शुरू यहाँ से जुगाड़ से कहाँ से शुरू होता है? ब्लॉक पे आप देखेंगे तो ब्लॉक पे फंडिंग की मंजूरी के लिए वहाँ भी घूसखोरी चालू हो जाती है। सीधा देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग मतलब आरोप उच्च स्तर पे लगाते हैं, सबसे तो भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हो जाता है कि यहाँ की जो फंडिंग मंजूरी है यहीं से जो है कि चालू हो जाता है कि जब तक पैसा ब्लॉक स्तर पे आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसमें उनका कुछ हिस्सा नहीं देंगे, तब तक फंडिंग मंजूरी होगी नहीं, और जब तक फंडिंग मंजूरी नहीं होगी तब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा। ये भले से काम करके दिखाते रहें, सब चीज़ें हो। तो देखिएगा, ये बड़ी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सब जुगाड़ में है अपने, कहाँ से, मतलब जिसको भी अधिकार मिला। जैसे आप लोग को बता दिए, जी है जो जी 243 जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, ये सब निर्धारित करने का काम राज्य विधानमंडल का है कि पंचायतों की कितनी ताकत दी जानी चाहिए, कितनी शक्ति दी जानी चाहिए, उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, सारा चीज वही निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद को कभी मत भूलिएगा, यह अनुच्छेद पूछा जा सकता है आप लोगों से। एक यह अनुच्छेद है, और दूसरा जो है कि आपका आई है ये, और यच, ये महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम मान लीजिए कर रहे हैं, लेकिन पहले पंचायतों के गठन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन, जिला पंचायत अध्यक्ष, और अध्यक्ष कैसे, जिसको आप चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन कैसे होगा? ये चेयरमैन होगा वह अप्रत्यक्ष रूप से,
निर्वाचित होगा। किसके द्वारा? जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा। अच्छा, अब इसमें जो अधिकारी लोग होते हैं, अधिकारी लोग जिसकी आप लोग तैयारी भी करते हैं, UP-SSC एक वीडियो का होता है, BDO जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो आयोग के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो होते हैं अधिकारी लोग, उनका भी नाम याद रखे रहिएगा। जैसे VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट, ऐसे ग्राम विकास अधिकारी, ऐसे सही रहेगा, ग्राम विकास अधिकारी, जिसको आप VDO कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर पहला। और क्षेत्र पंचायत पे खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। और जिला स्तर पे कौन होता है? DDO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, या आप कह सकते हैं जिला पंचायत अधिकारी, DDO कह सकते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब जिला विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी। तो अगर हम देखें इसकी संरचना, पंचायतों की संरचना को देखें तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ग्राम पंचायत के स्तर पे VDO होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। दूसरा जो होता है क्षेत्र पंचायत के स्तर पे खंड विकास अधिकारी, उसको BDO कहा जाता है, इसको VDO कहा जाता है। जो क्षेत्र पंचायत का होता है उसको BDO कहा, वो PCS से आता है, वह PCS अधिकारी होता है। और वह क्षेत्र पंचायत सदस्यों से में वह अधिकारी के रूप में होता है। और जो जिला पंचायत का होता है वह जिला विकास अधिकारी होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए इस तरह से हम सभी लोग समझ गए कि पंचायतों के गठन संरचना के बारे में किस तरह से कैसे होता है। अगर हम बात करें तो देखिएगा, अब चलिए कल इसको आगे कल बढ़ाएंगे, क्योंकि आरक्षण की बात की जाए तो आबादी के अनुसार हमारे संविधान में देखिएगा सीटों का आरक्षण 243D, सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए बात की गई है। तो किस तरह से हमारे जो पंचायतें हैं, इन पंचायतों में कुल जनसंख्या मतलब आबादी के अनुसार भी उसको देखा जाता है, अनुपात सही होना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक है तो मतलब कि वहाँ के मतलब पूरे राज्य में ये देखा जाता है कि 1/3 सदस्यों को जो है कि उनके अनुपात में आरक्षित सीटें आवंटित की जाती हैं। और उस आरक्षित सीटों में महिलाओं की भी सीटें आरक्षित की जाती है उसी अनुपात में। मतलब SC ST यदि आरक्षित वर्ग है तो उनमें 1/3 महिलाओं का, ये इन सब सारी चीज़ों का कल चर्चा करेंगे। सदस्यता से अयोग्यता क्या, पंचायतों का कार्यकाल क्या होगा, पंचायतों का कार्यकाल जो पहली बैठक होगी माने 30 दिनों के अंदर की पहली बैठक होगी, जो पहली बैठक होगी, पहली बैठक से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। तो ये एक ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। ग्राम सभा का तो वर्ष में 2 ही बार बैठक होती है, इसको कल हम आप सभी लोग को समझाएंगे। अब पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व क्या है और 29 विषय के तहत ये सारी बातें कल समझाया जाएगा। कोशिश रहेगी कि देखिए थोड़ा सा इसको धीमा इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि खूब अच्छे से इसको समझ जाइए, तो आगे उसके बाद हम तेजी से बढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों से फिर हम कहना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जो है कि आप लोग कमेंट भी देते रहिएगा कि आपको समझ में जहाँ पे नहीं आ रहा है तो उसको बताते भी जाइएगा। तो इस तरह से कल जो है कि पुनः जो है कि आपकी क्लास इसके आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि आप जो 243C और D की कल चर्चा होगी, फिर E की चर्चा होगी, F की, मतलब इसको कोशिश रहेगी कल समाप्त हो जाए। इसी में समझते रहिएगा आप लोग उत्तर प्रदेश का भी पंचायती राज व्यवस्था किस तरह का है। देखिए आप सभी लोग को ये जो है ये कंफर्म कर दें कि जो राज्यों की बात है, राज्य अलग अलग मॉडल पे जो है अपने यहाँ पंचायती राज का गठन किए हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद कल हम फिर दोबारा आप सभी लोगों से मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।